हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी अरुहा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, दैट इज फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट चैप्टर है आपके थर्ड बुक का। तो इसके पहले कि अगर चैप्टर्स आपको समझने हैं, उनके वीडियोस देखने हैं, तो ऊपर आई बटन में आपको क्लास 12 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे बाकी सारे चैप्टर्स के वीडियोज कवर्ड है। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक प्ले लिस्ट है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री के एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस वीडियो, इस चैप्टर के दो पार्ट्स बनेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है, मींस ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, किस बैकड्रॉप में बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई, उनके इंपॉर्टेंट लीडर्स, इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन थे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त काफी ज्यादा डिबेटेड थी, काफी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको डिबेट किया गया, उन पर डिस्कशन हुई एंड उसके बाद जाके एक नतीजे में आए। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग दिस वीडियो विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह आपको जानना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी आप देखते हो, उसको बनने में लगभग 3 साल का टाइम लग गया था। तो अगर आप अपने बुक में देखो तो लिखा हुआ है दिसंबर 1946 से लेके दिसंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था। एंड ये लगभग 3 साल का टाइम है, बट अगर हम ओरिजिनली देखें तो 2 years 11th month 18 days लगे थे टू अप्रोक्सली। सो हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 years लग गए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। साथ में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कब इफेक्ट में लाया गया, कब इसको अडॉप्ट किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये कुछ डेट्स है जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और सेवरल जो है सब कमिटीज वगैरह बनाए गए थे। हर एक जो ड्राफ्ट्स बने थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के ना, तो उसमें क्लॉज बाय क्लॉज जो है डिस्कशन चले थे, जिसमें लगभग 11 सेशंस जो है लगे थे, 165 डेज से ऊपर सिटिंग्स लगी थी। तो फाइनली उसके बाद जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि जो हमारी कंट्री की यूनिटी है उसको हम हमेशा बनाए रखें। हर जो भी पीपल है, जो भी कम्युनिटीज़ है, सारे हमेशा एक साथ रहे। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेगा कि सारे कम्युनिटीज़ को, डिफरेंट पीपल को, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया, राइट्स दिया गया, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे सबसे बड़ा मकसद क्या था? यूनिटी को मेंटेन करना, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, और ये कंट्री हमेशा साथ रहे, इसका प्रयास इसमें किया गया था। सेकेंड थिंग ये है कि कुछ घाव जो थे, कुछ पेन्स जो थे, लाइक पार्टीशन का पेन हो गया, या फिर ब्रिटिश राज हम पे इतने सालों तक रूल करती रही, हमारे पास कोई सॉवरेनिटी नहीं थी। तो ये जो सारी पेन्स है, ये जो सारे घाव है, उसको हील करने के लिए भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। इस टॉपिक के बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किस सिचुएशन के अंडर बना, मीन्स उस टाइम में क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, क्या कॉन्टेक्स्ट था, उसको पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम देखें जब से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो ये वाला जो डेट है ये है दिसंबर 1946। तो दिसंबर 1946 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था। अगर आपको याद हो तो आपने सुना होगा 14-15 अगस्त के मिडनाइट में ऑफ 1947, ठीक है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसके बीच में घटना घटी थी, दैट इज ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब उथल पुथल हो गया था सब कुछ, कितने सारे लोग मारे गए थे, लोग रात को ही यहाँ से वहाँ माइग्रेट होने लग गए थे, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे टेबल्स है, चेयर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं, पेपर्स है, सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा भयंकर था। तो उस सिचुएशन के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। उसके बाद आपको पता होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी। साथ में और भी काफ़ी सारे फ्रीडम स्ट्रगल्स चल रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, उन्होंने आईएनए का गठन किया था विद द हेल्प ऑफ जर्मनी और जापान। तो उन्होंने बोला था कि हम जो है एक आर्म्ड फोर्स से जो है इस फ्रीडम स्ट्रगल को जीतेंगे, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो है हम फाइट करेंगे विद दिस आर्म स्ट्रगल विद द फॉरेन एड। फिर उन्होंने जो है रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे एंड अदर सिटीज़ में जो है आई थी
1946 के टाइम में। तो एक तो आपको लिखना है कि ये जो बैकग्राउंड था, ये जो हिस्ट्री थी, इसमें सबसे बड़ी चीज कौन सी है, पार्टीशन। उसके बाद काफी ज्यादा मूवमेंट चल रहे थे। तो 1942 मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले क्विट इंडिया मूवमेंट, बाकी सारे फ्रीडम स्ट्रगल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए के बारे में आपको बताना है। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी जो है बॉम्बे में और अदर सिटीज में आई थी 1946 के टाइम पे। फिर उस टाइम की और एक इंपॉर्टेंट फीचर है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का आना। मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना से आपको पार्टीशन मतलब थोड़ा आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये मुस्लिम लीग की ही डिमांड थी कि हमें एक अलग ऑटोनॉमी चाहिए, हमें एक अलग नेशन चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान, और उन्होंने आखिरकार ये किया। ठीक है, मतलब एक पार्टीशन करवाने में वो सक्सेसफुल रहे। तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग जो मुस्लिम्स की डिमांड्स को जो है अपराइज करते थे, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन देने की, उनको ऑटोनॉमी देने की मांग करते थे। एंड उस टाइम में और भी क्या हुए थे, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई थी अगस्त 1947 में। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1947 में ग्रेट जो है कैलकाटा किलिंग्स हुई थी। तो यही काफी नहीं था, 1947 में इंडिपेंडेंस तो इंडिया को मिली, पर उसके साथ साथ क्या हुआ, पार्टीशन भी हुआ। फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी चैन नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये बोल के गए थे कि जो भी उस टाइम में प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे प्रिंस रूल करते थे, तो उनको ये राइट दे दिया गया कि उनके पास ये चॉइस है कि वो इंडिया के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए, वो या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस वो मेंटेन करे। ठीक है, तो उससे क्या होने लगे, सारे जो प्रिंसली स्टेट है वो चाह रहे थे कि हमें जो है इंडिपेंडेंट अपना ऑटोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंट हमें अपना को रखना है। ठीक है, तो इससे एक और प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट हमारे इंडिया में थे, और सब अगर ऐसे मतलब डिमांड करने लगे कि हमें तो इंडिपेंडेंट ही रहना है, तो इंडिया बनती नहीं है ना, सारे टुकड़े टुकड़े बन जाते। तो उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे इसको इंटीग्रेट कराया, उसमें भी एक जो है एक अलग से हम एक टॉपिक बना सकते हैं। सो ये सारी चीजें हो रही थी। सो अगर कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त क्या सिचुएशन था, तो आपको इन सारे बातों का जिक्र करना है, पार्टीशन से लेके मुस्लिम लीग तक का, ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स की, आईएनए की बात करनी है, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात करना है, एंड साथ में जो 1947 में हमें इंडिपेंडेंस तो मिली थी, बट वो इंडिपेंडेंस खुशी के साथ साथ और एक दुख के पल भी लाया था। तो ये सारे जो चीजें हैं उस टाइम में बैकग्राउंड में चल रही थी। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिनमें सारे जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस, वो आए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के ही ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सारे क्लॉजेस को, सारे ड्राफ्ट्स को जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, इनके बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार देखो, ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि अभी है कि 18 साल से जो भी ऊपर है वो सारे वोट दे सकते हैं, उस बेसिस पे नहीं थी। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं बनाया गया था। एक्चुअली क्या हुआ था देखो, 1945 से 46 के बीच में एक प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल जो है इलेक्शन हुआ था। ठीक है, विंटर का टाइम था, और उस टाइम में 1945-46 में एक प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। तो वहां पे जो है सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने गए। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे, मान लो इंडिया में जो है जो स्टेट्स है, ठीक है, उसमें से सबको उनके जो लेजिस्लेचर है उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया। ठीक है, तो अभी जो पार्लियामेंट है इसमें भी यही होता है, स्टेट से जो है चुन के लोग आते हैं, एमपीज बनते हैं, तो वो डिफरेंट स्टेट से चुन के आते हैं। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं जो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। वैसे ही उस टाइम में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे थे, वो जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने के एलिजिबल थे। तो प्रोविंशियल जो है इलेक्शंस हुआ था। तो यहाँ पे मैंने बोला एक प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था। ठीक है, इसमें भारी मात्रा में जो है किसको जीत मिली, कांग्रेस को जीत मिली, और जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, कांग्रेस को तो यहाँ पे जीत मिली, और जो मुस्लिम लीग है इनको जो है रिजर्व सीट से काफी ज्यादा वोट मिले। ठीक है, जो रिजर्व सीट्स थी इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट टाइप का, तो वहां से जो है मुस्लिम लीग को क्या मिली, जीत मिली।
बट इन्होंने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है इन्होंने बाइकॉट किया। बाइकॉट क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि हमें जो है अलग से एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, क्योंकि जो है हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और एक सेपरेट नेशन चाहिए, दैट इज पाकिस्तान। तो यही उनकी डिमांड थी, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है बाइकॉट किया। दूसरी तरफ और भी कुछ थे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकॉट कर रहे थे, जो कुछ सोशलिस्ट थे, ठीक है, सोशलिस्ट जो है, जो कुछ सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, ये भी जो है पहले इसको बाइकॉट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बाइकॉट कर रहे थे। और इनके पास एक ये रीज़न था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है, इसमें इसके क्रिएशन के पीछे ब्रिटिश का हाथ है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से ऑटोनॉमी नहीं है, ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये इंडियंस ने तो बनाई नहीं है। किसने बनाई है? ब्रिटिश ने बनाई है। ब्रिटिशर्स ने ये बोल के गए थे कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो इनका ये कहना था, ये जो सोशलिस्ट है, इनका ये कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ऑटोनॉमस नहीं है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे किनका हाथ है? ब्रिटिशर्स का हाथ है। सो 82% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। तो इससे ही आप पता लगा सकते हो कांग्रेस की कितनी भारी मात्रा में जीत हुई थी, क्योंकि 82% से ऊपर जो थे, 82% प्लस जो मेंबर्स वहां पे बैठे हुए थे, वो कहाँ से थे? कांग्रेस से थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया था, सोशलिस्ट ने पहले बाइकॉट कर रहे थे, वो ज्वाइन करने के लिए इतने इच्छुक थे नहीं। तो सबसे ज्यादा मेंबर्स हमें कहाँ से मिला? कांग्रेस से मिला। तो ये कांग्रेस हावर एक पार्टी नहीं थी, बट इसमें हम कह सकते हैं, हमने देखा ना, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस होगा आपको पता होगा कि ये जो कांग्रेस है ये एक अम्ब्रेला पार्टी है, जिन्होंने हर टाइप के डिमांड को, हर टाइप के जो है ओपिनियंस को अपने अंदर समाया रखा है, ठीक है। तो मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स चल रहे थे किसी भी इशू पे, तो काफ़ी ज़्यादा ओपिनियंस बाहर आ रहे थे। कुछ जो है लैंडलॉर्ड को डिफेंड कर रहे थे, कुछ जो है सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थे। तो अगर हम बोले तो जो कांग्रेस है वो एक सिंगल वॉइस नहीं है, मींस कांग्रेस में जो मेंबर्स थे उनके हर एक के जो है डिफरेंट ओपिनियंस थे, सारे एक सुर में नहीं गाते थे, सबके अलग अलग सुर थे, सबके अलग अलग ओपिनियंस थे। इसलिए कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी बोला जाता था, क्योंकि उन्होंने पीजन से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक सबको, टीचर्स हो या अदर मिडिल क्लास हो, सबको जो है उन्होंने अपने अंदर समा रखा था। सो दैट इज वाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई, डिस्कशंस हुई, काफी जम के हुई, ठीक है। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स थे लाइक माइनॉरिटी के, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को लेकर, या फिर मदर टंग को लेकर, प्रोटेक्शन ऑफ मदर टंग को लेकर, रिलीजियस माइनॉरिटी को लेकर। सो इसमें भी काफ़ी जम के जो है बहसबाजी चली। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ डोमिनेंट वॉइसेस भी थे। डोमिनेंट वॉइसेस का क्या मतलब होता है कि देखो यार, आपके क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको मतलब टीचर्स बहुत अच्छे से जानती है, या फिर दूसरे सेक्शन के बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो अगर आपके 60 स्टूडेंट्स का एक क्लास है, तो उसमें से कुछ ऐसे 5-10 बच्चे होंगे जो मतलब टीचर्स की मुंह जुबानी याद रहती है ना। सो वैसे ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी कुछ डोमिनेंट वॉइसेस थे जो पॉपुलर थे, जिनकी कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छी रही है, और मतलब ये एक डोमिनेंट वॉइसेस थे। तो इसमें से यहाँ पे 6 डोमिनेंट मेंबर्स थे, डोमिनेंट वॉइसेस थे, जिसमें से जो है 3 कांग्रेस के थे, ओके, एंड बाकी 3 जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। सो कांग्रेस में से डोमिनेंट वॉइस एक तो हम देख सकते हैं नेहरू जी का। तो नेहरू जी जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उन्होंने ये भी प्रपोज किया था, ये जो नेशनल फ्लैग है इसकी हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर होना चाहिए, जिसमें सैफरन वाइट फिर डार्क ग्रीन होना चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन में, एक नेवी ब्लू कलर का व्हील जो है बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो नेशनल फ्लैग है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, और नेहरू जी वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में, उनका काफ़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है। तो नेहरू जी वन ऑफ द डोमिनेंट वॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। सेकेंड हम देखिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका नाम तो, इनका स्टैचू भी अभी बन गया है, तो द स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, काफ़ी ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। एंड ये मोस्टली ना बिहाइंड द सीन उन्होंने काम किया, मीन्स आगे आके जैसे नेहरू जी थे
थे, बहुत पॉपुलर फेस थे, आगे आके हमेशा मतलब वो काम करते थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो प्राइम मिनिस्टर बने। तो वैसे ही पटेल जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने हमेशा बिहाइंड द सीन काम किया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने सेवरल रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करने में एंड वर्किंग टू रिकनसाइल द ऑपोजिंग व्यू पॉइंट्स। तो जो अपोजिट व्यू पॉइंट्स आते थे, ओपोनेंट्स आते थे, उनके व्यू को एक साथ समझौता करना, इनमें भी इनका काफी अच्छा रोल रहा है। तो बिहाइंड द सीन जो भी काम होता था और जो ड्राफ्टिंग करने में, ड्राफ्टिंग ऑफ द वेरियस रिपोर्ट्स में भी इनका काफी अच्छा ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड थर्ड इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका मेन काम क्या होता था कि डिस्कशन को करवाना और देखना कि सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं हाउस में। जब भी बहुत ज्यादा बहसबाजी हो जाती थी तो उनका ही काम होता था कि वो संभाले, हर एक व्यू पॉइंट्स को समझे और अपना एक डिसीजन दे। तो इन्होंने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, ये थे 3 डोमिनेंट वॉइसेस फ्रॉम कांग्रेस। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी में देखें तो B.R. अम्बेडकर, ओके, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अनदर वन इज K.M. मुंशी, ये भी काफी डोमिनेंट वॉइस थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। K.M. मुंशी भी उनको सर्व कर रहे थे, सो ये भी एक लॉयर थे। अनदर वन इज अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो थे मद्रास से थे और ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, साथ में ये जो है लॉयर थे। सो ये कुछ डोमिनेंट वॉइसेस थे। सो 300 मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में और 300 मेंबर्स थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में। उसमें से कुछ ये जो लीडर्स है, ये 6 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ये डोमिनेंट वॉइसेस थे उस टाइम में इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। एंड देयर आर ऑल्सो सिविल सर्वेंट्स, जैसे B.N. राव थे, ठीक है। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी थे ये, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने जो है, जो भी बैकग्राउंड पेपर्स है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम की इन्होंने क्लोज स्टडी की है, अदर कंट्रीज की जो पॉलिटिकल सिस्टम की इन्होंने स्टडी की है और उसके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट बनाया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे B.N. राव, एक सिविल सर्वेंट थे। दी अदर वन इज S.N. मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। सो ये भी एक सिविल सर्वेंट्स थे एंड इन्होंने जो भी कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स है उनको क्लियर लीगल लैंग्वेज में इन्होंने रखा, ठीक है। सो ये भी जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स होते थे ना, उनको क्लियर लीगल लैंग्वेज में इन्होंने रखा, ठीक है। सो B.N. राव एंड जो S.N. मुखर्जी है, ये कौन है? दी सिविल सर्वेंट्स। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में सिविल सर्वेंट्स भी थे जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था। तो दैट इज ऑल अबाउट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। अमंग्स द 300 मेंबर्स इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली कुछ ऐसे डोमिनेंट वॉइसेस बने, कुछ सिविल सर्वेंट्स थे जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे लीडर्स कुछ कर नहीं रहे थे, काफी और भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और भी काफी सारे मेंबर्स थे, बट स्टिल देयर आर सम डोमिनेंट वॉइसेस इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंट्रोडक्शन में भी मैंने थोड़ा बहुत विजन आपको बता दिया था, बट एक्चुअल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सो 13 दिसंबर 1946 1 मार्क में पूछा जा सकता है। इस विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर भी आपको पूछा जा सकता है। सो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 में इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा, ठीक है। और ये एक मतलब मोमेंटस रेजोल्यूशन था, जिसमें ये मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मतलब वो रेजोल्यूशन जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाता है, ठीक है। जो आइडियल्स है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये एक फ्रेमवर्क है ये एक आउटलाइन है जिसको ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या बोला जाता है? दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये वर्ड्स आप लोग ध्यान रखना, इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट मीन स्वतंत्र, सॉवरेन। तो सॉवरेन मतलब क्या है? कोई भी डिसीजन हम कंट्री में लेते हैं वो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा ली जाती है, ना ही कोई अदर एक्सटर्नल पावर हम पे हमारे डिसीजन के ऊपर उनका हाथ है, ठीक है। जैसे पहले ब्रिटिश हमारे सारे जो मैटर्स होते थे, जो लॉज होते थे या फिर जितने भी डिसीजंस होते थे उनका हाथ होता था, बट अब हम एक सॉवरेन कंट्री है, मीन्स हमारी जो भी डिसीजन मेकिंग है दैट इज फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेज।
एंड थर्ड इज रिपब्लिक, मीन्स हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हमारी चुने हुए जाते हैं, मीन्स इट इज चोजन बाय द पीपल। सो ये जो टर्म्स है इनको कुछ याद रखना, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक, जो आपको प्रीएम्बल में भी दिख जाएगा। एंड गारंटेड इज सिटीजन दी जस्टिस, ठीक है, जस्टिस दिया गया, इक्वालिटी दी गई, ये सारे आपको फंडामेंटल राइट्स में दिख जाएंगे, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम। सो फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस ये मेन इंपॉर्टेंट है टू प्रिजर्व द इंडिविजुअल्स डिग्निटी। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ टर्म्स बोले गए, इंडिपेंडेंट, सॉवरेन, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, जिसको ध्यान में रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। अब ये सारे चीजें हैं, बट इसमें एक और चीज की कमी है, दैट इज माइनॉरिटी राइट्स। तो अब हमारे कंट्री में जो माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए या फिर किसी भी तरह के जैसे ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है, या फिर कोई भी समुदाय, कोई भी कम्युनिटी, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, ये हमारे माइनॉरिटीज़ है, तो इनको रिप्रेजेंटेशन देने की, इनको आगे लाने की, इनको सेफगार्ड करने की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अदर बैकवर्ड क्लासेस है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके जो है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाया गया। तो एक सोर्स है, आप देखना सोर्स 1 आपके बुक में, इसमें एक नेहरू जी का स्पीच है जो जिसमें वो कहते हैं, जिसमें वो ये बोला गया है कि नेहरू जी इस बारे में सोच रहे कि जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुआ था, क्या हुआ था उस टाइम में, ठीक है, मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी बनाया गया अमेरिका में, क्या टाइम था, और इतने हार्डशिप्स के बाद भी उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, पेरिस में सारे लोग आए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके बाद जो है रशियन रेवोल्यूशन हुआ, फिर भी एक ये जो है कितनी माइटी कंट्री है, कितनी बड़ी कंट्री है और कितना ट्रिमेंडस पार्ट ये वर्ल्ड में प्ले करती है, तो वहाँ पे भी रेवोल्यूशन हुआ। सेम वाइज जो है इंडिया में भी ऐसा हुआ, और इंडिया में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, किस सिचुएशन में बन रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर नेहरू जी तब इन्होंने एक स्पीच दी थी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ये कॉपी नहीं है, मीन्स ये जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, कनाडा से ली गई है, जापान से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया है, इन सारी चीज़ों को लिया ज़रूर है, बट हमारे अकॉर्डिंग इसको हमने फिट किया है। तो आप ये ध्यान रखो कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके हैं, तो ऑलमोस्ट जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उन्होंने इंक्लूड कर लिया, उसके बाहर हम जाके क्या सोचे, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वही सेम ही चीज़ें होगी, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेम चीज़ आपको दिख जाएगी, बस हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे कंट्री के डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंग जो है मोल्ड कर चुके हैं। तो आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कह सकते, बिकॉज ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो आप देख रहे हो, इंडिपेंडेंस, सॉवरेन, रिपब्लिक, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सारे फंडामेंटल चीज़ें हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सब कंट्री में होगा, बट इसको आप कैसे मोल्ड करते हो अपने अकॉर्डिंग, वही चीज़ है। तो इसको हम जस्ट कॉपी नहीं कह सकते। तो हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो लिबरल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। इकोनॉमिक जस्टिस, सोशलिस्ट आइडिया ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, सोशलिस्ट मीन्स जहाँ पे रिसोर्सेज जो है स्टेट कंट्रोल करती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट लीनिंग है, सोशलिज्म की तरफ थोड़ी झुकाव है, पर यहाँ पे कैपिटलिज्म भी फॉलो होता है, लिबरलिज्म भी फॉलो होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आप इसे समझ सकते हो कि हमने जस्ट कॉपी नहीं किया है, बट हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे कंट्री के अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को मोल्ड किया है। बट इसमें भी जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, तो इसके पीछे भी लोग इतने खुश नहीं थे, सबके अलग अलग मत थे। तो द विल ऑफ द पीपल, तो विल मतलब सबकी जो इच्छा है, सबकी विल पावर क्या है, तो विल ऑफ द पीपल क्या थी, तो हर लोगों के डिफरेंट जो है ओपिनियंस थे, मत थे। तो सोमनाथ लाहिरी जो है उन्होंने ये बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर एक डार्क हैंड है ब्रिटिश इंपेरियलिज्म का। उनका ये कहना था कि ब्रिटिश वे स्टिल देयर इन इंडिया, ठीक है, मतलब ब्रिटिश अभी भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ब्रिटिश मेड था, ब्रिटिश ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया, एंड वॉज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश
ब्रिटिश शुड लाइक इट टू बी वर्कड आउट। सो और ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ब्रिटिश को चाहिए था। तो ये इनका यही कहना है कि ब्रिटिशर्स जो है अभी तक इंडिया से गए नहीं है, और ये जो भी चीजें हो रही है वो वैसे ही हो रहा है जैसे ब्रिटिश चाहते थे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है कही गई है। उसके बाद और भी काफी सारे डिफरेंट ओपिनियंस दिए गए। तो नेहरू जी ने ये बोला कि ठीक है, आप लोग बोल रहे हो कि ब्रिटिश का हाथ है, ये सब है, बट हम एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज कि ये जो असेंबली है ये अपना स्ट्रेंथ इनको कहाँ से मिल रही है। ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना है, ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? लोगों से। ठीक है, मतलब लोगों के जो ओपिनियंस थे, लोगों के जो एक्सप्रेशंस थे, कि लोगों की जो डिमांड्स थे, उन्हीं को मिला के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भले ही ब्रिटिश मेड हो, ब्रिटिश का हैंड हो, बट एक ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो सोर्स है स्ट्रेंथ का इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहाँ से आता है? लोगों के द्वारा आता है। ठीक है, पहले भी जो है जब ब्रिटिश राज था तो लोग काफी ज्यादा डिमांड करते आए हैं सोशल जस्टिस की। ठीक है, तो काफी ज्यादा मूवमेंट्स भी चले। जैसे एक चीज देखो, सोशल रिफॉर्मर्स इन दी 19th सेंचुरी के जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ये चाहा कि ये जो चाइल्ड मैरिज है उसको बैन कर दिया जाए। चाइल्ड मैरिज को उन्होंने अपोज किया, और उन्होंने एक ऐसा एक डिमांड किया कि विडो की दोबारा रिमैरिज होना चाहिए। तो विडो रिमैरिज और बैनिंग ऑफ दी चाइल्ड मैरिज एक सोशल जस्टिस का वो था। ठीक है, वो मतलब जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे वो सोशल जस्टिस की मांग कर रहे थे, जो उस टाइम में उनको मिला। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जो है कैंपेन कर रहे थे टू रिफॉर्म दी हिंदुइज्म। सो ही वांटेड रिलीजियस टू बिकम मोर जस्ट। ठीक है, तो वो रिलीजियस इक्वालिटी की बात कर रहे थे। उसके बाद ज्योतिबा फुले इन महाराष्ट्र, उन्होंने भी जो है इन डिप्रेस क्लासेस की सफरिंग्स को देखा और उन्होंने भी इसको पॉइंट आउट किया। उसके बाद कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो है उन्होंने वर्कर्स और पीजेंट मूवमेंट किए। तो देखो, ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बोली, स्वामी विवेकानंद से लेकर ज्योतिबा फुले, उसके बाद सोशलिस्ट और जो है कम्युनिस्ट के वर्कर्स पीजेंट मूवमेंट, ये सारे क्या है? ये सारे जस्टिस की तो मांग है, और डिफरेंट टाइम में इन मांगों को की गई, और कुछ कुछ जो है पूरे भी हुए हैं, जैसे विडो रिमैरिज या फिर चाइल्ड मैरिज में बैन, ये सारे हुए हैं। तो ये टाइम टू टाइम ये जो है डेमोक्रेसी की मांग हुई है, जस्टिस की मांग हुई है, और इन्हीं मांगों को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो पूरा किया है ना। तो सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? लोगों से ही मिलता है, उनके डिमांड से मिलता है। सो डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन की, जैसे आपको पता होगा 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, फिर 1919 का एक्ट आया था जहाँ पे लोगों को, इंडिया को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने की बात हुई थी। उसके बाद एक और एक्ट आया ब्रिटिश का 1935 का। सो 3 एक्ट आए, दैट इज 1909, 1919 एंड 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये जो सारी तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई, फिर 1919 में रिप्रेजेंटेशन दिया गया इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा, 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई जिसमें जो है डायरकी वगैरह को हटाया गया। सो ये सारे टाइम टू टाइम एमर्ज हुए हैं। सो फाइनली ये जो विजन था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो नेहरू ने जो विजन दिया वो था इंडिपेंडेंट, सॉवरेन एंड रिपब्लिक स्टेट का, रिपब्लिक कंट्री का, जो अभी बना है। सो दैट इज ऑल अबाउट द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट 1। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें हमने टोटल ये डिस्कस किया कि क्या बैकड्रॉप था, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, उसमें डोमिनेंट वॉइसेस कौन सी थी, और इस कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट विजन कैसा है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करो, और हिस्ट्री के बाकी वीडियोस और या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो आई बटन में क्लिक करो, या फिर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ना मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।